इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, जिसमें हम पढ़ेंगे आज खाद्य असुरक्षित कौन है। मतलब वो कौन सा अनाज है जो असुरक्षित है, जिसको सुरक्षा करने की जिम्मेवारी है इंसानों की। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा जनसंख्या खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है, मतलब आम लोग। भूमिहीन, देखो जिसमें भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, जो भूमिहीन है चाहे थोड़ा सा जमीन पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, जो एकदम दस्तकारी खेती बाड़ी ही करते जा रहा है। दस्तकारी में यह भी आता है चिनाई दुनाई वाला, यह भी काम आता है। और बाकी सब जो हस्तकला से जो जिसको पास है, जो चमार है, दुसाध है और धोबी है, धोबी के बाद कुम्हार है, उसके बाद से आ जाता है एक और है जिसमें ये काम किया जाता है, लेकिन मेरे को याद नहीं आता है क्योंकि जाति परंपरा में मानता नहीं हूँ ज्यादा। पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, जो पारंपरिक सेवा, जो दास प्रथा पहले था, बाप दादा बेटा दादा, उसका बेटा दादा, उसका बेटा, सब मतलब क्या बनेगा? दास ही बनेगा। जिस तरह पुजारी है, दादा पुजारी बाप पुजारी, बेटा पुजारी उसका बेटा पुजारी, उसका बेटा पुजारी तो उसका बेटा पुजारी, ऐसा ही चलता रहता है। अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगर और निराशस्त्र तथा भिखारी लोग, ये लोग आते हैं जो जिनको सुरक्षा की जरूरत है, ये लोग असुरक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं, जहां पर कम पैसा मिलता है। ये कामगार मतलब मजदूर अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं, मौसम का जो कार्य होता है उसमें, और उनके इतना कम मजदूरी मतलब उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, खाली जिंदा रह सकते हैं। ये आपको एक कहानी है, रामू की कहानी। इसमें देखो क्या मिलता है। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक नियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम था सोमू 10 वर्ष का था। वह भी गांव के सरपंच, वहां पे सरपंच जो था उसका नाम था सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता था। पशुआलय में पशुओं का देखभाल करता था। पशुआलय बोलते हैं हिंदी में, और स्थानीय भाषा में उसको खटाल बोलते हैं। बहुत सारा नाम है, गौशाला भी बोलते हैं, सहजो जानवर, घोड़ाशाला, गौशाला, ऐसा करके भी नाम आता है। रामू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है, पूरा साल भर काम करता है। उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे हैं, बेटे और 2 बेटियां हैं। 3 बेटे और 2 बेटियां और हैं, लेकिन वे सभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। कहाँ पे? अंशकालिक करती है, वहां पर गोबर हटाने का काम करती है। उससे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। कुछ दूध, कितना लीटर? आधा लीटर दूध, कुछ सब्जी और थोड़ा सा पका हुआ खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है, और ये लोग खेती में भी काम करते हैं। कृषि एक मौसमी कार्य है और राजू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होना, जब तैयार हो जाता है फसल, तो पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है।
जब फसल पकता है उसके बीच में वो बेरोजगार रहता है, तब वह दूसरे कार्य में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे, जहाँ चिमनी होता है, चिमनी में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के दो जनों के लिए भोजन, मतलब 2 टाइम के लिए भोजन, जरूरी चीजें जुटा सकता है। समझो कितनी दिक्कत होती है, 2 वक्त का रोटी निकालने के लिए भी इतना सोचना पड़ता है। बहरहाल फिर भी देखते हैं, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है, कहीं काम नहीं मिलता है, तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब काम नहीं मिलेगा, कमाएगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? पैसा मिलता है तो खाता है। और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। सुदामा की कहानी तो हर कोई जानता होगा। महाभारत में जय श्री कृष्ण में सुदामा की जो कहानी है, उसमें उसके बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। ये एक देखने लायक दृश्य है, उसे सीखो। रामायण महाभारत देखनी चाहिए, जितना बार हो सके उतना बार देखो। मैं तो करीबन 100 बार से ऊपर देख चुका हूं, क्योंकि जब देखता हूं जब कुछ नया सीखने को मिलता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती, और परिवार को दूध और सब्जियां रोज रोज नहीं मिलता है। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है, और रामू खाद्य की दृष्टि से 4 महीनों तक असुरक्षित रहता है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है। आइए चर्चा करें, कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? कृषि केवल मौसम के में ही क्यों होता है? रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? ये सब जवाब आपको देना है। चाहे चर्चा कर लो, क्लास में कर सकते हो, अपने दोस्तों के बीच में कर सकते हो। पता है मेरे को, हम भी इस कंडीशन से निकले हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12 में कोई दोस्त ऐसा नहीं है कि पढ़ने लायक हो, और ये वो भी नहीं चाहता है कि हमारे साथ वाला पढ़े। बस खाली सुट्टा मारो, इसी में लगने लगो। जिंदगी खराब हो जाती है फालतू काम करने से। जिंदगी को खराब करना है तो करो, और जिंदगी को बेहतर बनाना है तो अपने आप को अकेला कर लो। अकेला कर लोगे तो जिंदगी में वो मुकाम पा सकते हो जो जिंदगी ये मुकाम दुनिया में बहुत कम लोगों को है। और जिंदगी में सब सुअरों के साथ रहोगे तो अगला सुअर तुम बन जाओगे। इससे अच्छा है कि सुअरों से दूर रहो। रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? मतलब रामू के परिवार में पूरा पैसा कौन देता है? रामू और उसका एगो बेटा जो 10 साल का था। कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? अब उसके बाद देखते हैं अहमद की कहानी। ये सब चर्चा आप कर लेना, मेरे से करना है नहीं, मेरे से क्या करोगे, ये अपने दोस्तों में करो। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। कहां पे? बेंगलोर, केरल में। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमड़ी तलैया में आया है। झुमड़ी तलैया एक जगह है, वहां पर आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। रोज कमाता है, उसी से निर्भर रहता है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है, और इतना कमाता है कि कुछ अपने कमाई से बचा भी लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तु ही खरीद सके, और इतना कमा लेता है कि दैनिक जरूरी जो होता है खाने पीने का वो खरीद सके। बाकी सब तो छोड़ दो, सपना ही नहीं है।
सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। उसको पीडीएस कार्ड बोलते हैं, वो हर गरीब के पास होता है। एपीएल बीपीएल का नाम सुना होगा, राशन कार्ड का नाम तो सुने ही होंगे। इस कार्ड के अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर सकता है। मिट्टी किरासन तेल प्राप्त कर सकता है। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। मतलब ये चीज जब आप कार्ड दिखाओगे ना, पीडीएस कार्ड, तो आपको एकदम आधा कीमत पे मिलेगा। आज का तो नहीं पता, लेकिन आज भी है। आज भी राशन की दुकान में अनाज सस्ता मिलता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है, और सामान उस दिन ही खरीदता है जब उस दिन निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों को सामान बेची जाती है, मतलब थर्ड क्लास सामान बेची जाती है, तब खरीदता है। जिस दिन हमारी सरकार होगी ना, उस दिन किसी को थर्ड क्लास खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी से वादा करते हैं। इस तरह अहमद अपनी इस पर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है, और ये अकेला ही कमाने वाला सदस्य है। बाकी उसके परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। नीचे देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब क्या रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है? मतलब एक तरह से समझ लो तो नियमित कमाई हो जाती है कि सब चीज खाना पीना सब चल जाए। रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है, इसके बारे में आप लिखो। बात भी कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो। रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? तभी होता है जब उसे कोई रोजगार नहीं मिलता है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अब देखो, एक तरह से सामाजिक संरचना भी है जो उसके अनुसार खाद्य दृष्टि में असुरक्षा तो है, सामाजिक तौर पे है। जैसे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग, इनमें से निचली जातियां का तो भूमि का आधार कमजोर होता है। मैं खुद पिछड़े जाति का हूं, मैं हर्षवर्धन, मैं खुद पिछड़े जाति का हूं, दूसरा क्या बोलूं। फिर भी हम चाहते हैं कि हम हर किसी को बेहतर दे सके, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, सब किसी, चाहे अल्पसंख्यक क्यों ना हो, हर किसी को हम बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी में अपने सारे जिंदगी को लगाने का सोच लिए हैं। ये जिंदगी देशवासियों के नाम, बाकी किसी के नाम नहीं। देशवासियों के लिए सब कुछ करना है। आप सबको भी यही वादा करना चाहिए अपने आप से कि पैसा तो सब कमा लेते हैं, हम रुतबा कमाएंगे, हम इज्जत कमाएंगे, लोगों के नजर में सम्मान कमाएंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी तरह किसी के घर में भगवान की जगह पर उनका फोटो नहीं लगा रहता है। उन्होंने बहुत किया, अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया अपने देशवासियों के लिए, तब उनको मिलता है। या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। देखो, जिसका जमीन कम होगा समझ लो कि उसके खाने के लालच तो पड़ ही जाएंगे। अगर जमीन ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना उपज जाएगा उसमें कि आपका काम चल जाएगा और बाजार में बेचकर पैसा भी कमा सकते हो। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है जब एक जगह छोड़कर दूसरा जगह पर जाकर बसना, क्योंकि जहां पर खाद्य असुरक्षा होगा वहां पर तो दिक्कत है, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां पर खाद्य सुरक्षा है,
खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर लोग आराम से बस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। कुपोषण एक ऐसा बीमारी है जो एकदम विकलांग जैसा दिखाई देने लगता है, इंसान पतला हो जाएगा, हड्डी वगैरह सब टूट फट जाएगा, उसी को कुपोषण बोलते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे को भी कुपोषण का खतरा होता है, और एक ऐसा बीमारी है जिससे जो बच्चा पैदा नहीं लिया है उसको भी बहुत दिक्कत होता है इसके वजह से। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। इसीलिए हमारे देश में पोलियो अभियान चलाया जाता है। पोलियो अभियान का यही नियम है कि कुपोषण हटाओ। भारत से हम 99% कुपोषण हटा चुके हैं, 1% बच गया है, वही लोग जो पोलियो का ड्रॉप नहीं पी पाते हैं, नहीं लेते हैं। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। अब देखो, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आर्थिक रूप से बहुत राज्य पिछड़ा है, जिसमें आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, प्राकृतिक आपदा बार बार आता है, तो वैसे इलाकों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं नाम बता दूं? चलो नाम बताते हैं। एक बांग्लादेश तो है ही, उसका बात अलग हो गया। यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा के बाद चले जाओ तो पंजाब में, हरियाणा में अभी आया 2023 में कि टमाटर महंगा हो गया है, सब टमाटर की खेती डूब गया, इसलिए दिक्कत होता है। बताते हैं कहां कहां ज्यादा दिक्कत है, ये पहले देख लो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं NHFS, 1998 से 99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है जो कुपोषण के शिकारी हैं। समझो 51 करोड़ लोग, कम नहीं होता है 51 करोड़। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश, पूरब और दक्षिण पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश के पूरब और दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, क्योंकि यमुना गंगा उधर आकर मिलती है, तबाही बहुत मचाती है। बिहार में पूरा एरिया पकड़ लो, एक तरफ सुखाड़ तो एक तरफ दहाड़। झारखंड का भी वही हाल है, एक तरफ दहाड़ तो एक तरफ सुखाड़। ओडिशा में पूरा दहाड़, पश्चिम बंगाल में सुखाड़ दहाड़ दोनों, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, मध्य प्रदेश में भी सुखाड़ दहाड़। इसके अलावा तो कुछ है, महाराष्ट्र में पानी की वजह से होता है, उधर के खाद्य दृष्टि में थोड़ा सा असुरक्षित है महाराष्ट्र में, और मद्रास भी है, हैदराबाद भी है, उधर केवल धान की खेती होती है लेकिन कम होता है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है भुखमरी। भुखमरी गरीबी का एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। भुखमरी गरीबी का एकमात्र यही नीति नहीं है, यह गरीबी लाती है, भुखमरी ही गरीबी लाती है, और गरीबी ही भुखमरी का कारण है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाता है। अब देखो, खाद्य सुरक्षा हम दे देते हैं तो भुखमरी खत्म हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो लोग काम भी अच्छा करेंगे और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं, और भुखमरी हमेशा नहीं होता है, प्राकृतिक आपदा या मौसम के वजह से होता है, थोड़ी देर के लिए। दीर्घकालिक भुखमरी जो 1943 में बंगाल प्रांत में जो हुआ था भुखमरी, उससे ज्यादा भुखमरी आज तक नहीं हुआ है अपने भारत में। समझ लो, उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, नेपाल का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, असम, ये सब आता था। ये सब भुखमरी से, बांग्लादेश भी था, सब भुखमरी से त्रस्त हो गया था। समझो कितना बड़ा भुखमरी होगा वो, कितने लोग, बहुत लोग, 86 लाख लोग करीबन मरे थे उसमें।
दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर पर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में सक्षम नहीं हैं। अब देखो, गरीब लोग ही भूखमरी का क्या, भूखमरी में जो अमीर है वो तो खा लेंगे, गरीब लोग हैं जो अपने कमाई के अनुसार भी कमाते ही नहीं है कि उतना खरीद पाए, इसलिए उनकी भूखमरी के वजह से मौत हो जाती है। लेकिन जो लोग जिनके पास क्षमता है, जो भूखमरी से मर गया वो तो क्षमता हो गया, और जिनके पास क्षमता है, क्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं, और क्षमता नहीं होने के कारण लोग गरीबी से मर जाते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजने और काटने के चक्र से संबंधित है। मौसम भूखमरी वही है, फसल को लगाए और काटे, उसी अगर बाढ़ आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, फसल बर्बाद हो गया तो वो खाएंगे क्या, पैसा वैसा तो सब खत्म हो गया ना। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रतिक्रिया के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण, श्रमिकों को कम काम रहता है, और बरसात के दौरान मौसम जब खराब होता है तो श्रमिकों को कम काम मिलता है तो पैसा भी कम मिलेगा भैया। जब कमाइबे नहीं करेंगे, कामे नहीं करेंगे, मेहनतें नहीं करेंगे तो काम तो कम ही मिलेगा ना। शहरों में भी वही हाल है। अंदर का देखो, भूमि घर बन रहा है, अंदर की प्लास्टर हो रही है तो ठीक है, बाहर का हो रहा है तो नहीं होगा, काम बंद तो 500 रुपया उस दिन का गया। और बाकी सब काम, नाला साफ करना से लेके रोड साफ करना, बरसात में वो करोगे नहीं तो सरकार पैसा देगी नहीं। सरकार तो पैसा नहीं देगा, वेंडर ही देता है, तो वेंडर पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि वेंडर खुद खा जाएगा। सरकार देता है देने के लिए, लेकिन वेंडर खा जाता है सब। इस तरह की हालात है। लोग बाथरूम पर पड़े हुए पैसे को भी उठाकर खा जाते हैं। पैसे में इतनी ताकत है, पैसा कमजोर मत समझना। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रहता है। अब देखो, असक्षम यहाँ पर है। अब भूखमरी इस तरह की कब आती है, जब बरसात के मौसम में भूखमरी तभी आती है जब उसको साल भर काम नहीं मिलता है। साल भर काम नहीं मिलेगा तो भैया उसको तो दिक्कत हो जाएगा, खाने पीने लीला तो सब में दिक्कत हो जाएगा। सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भूखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है, और भूखमरी में गिरावट भी आई है। देखो कैसे, भारत में भूखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत देखो, भूखमरी में कमी नहीं आएंगे, भूखमरी के कारण लोग मर गए हैं तो बेशक कम हो जाएगा। 1983 मौसम के वजह से कुल 18.5%, अब 2000 तक देख लो 3.3%, अभी 2000 तक 0.9% भूखमरी हुई है, आज भी होती ही है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद खदानों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है, क्यों रहा है और क्यों जरूरी था इसका होना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कतें हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये दिक्कत आपको हो रही है। उस दिक्कत को सुधारा जाएगा, सुधारने के बाद आपको एक नियमित रूप से हल को प्रदान कर दिया जाएगा। वो खेत में चलाने वाला हल मत समझ लेना, हल मतलब सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कमेंट करने के विदिन 24 आवर के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।